और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, काकोरी के आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में कोचिंग के नाम पर आतंकियों ने जगह ली थी। कानपुर के एक बिल्डर ने आतंकियों को जगह दिलवाई थी। आतंकियों के मोबाइल से मिले नंबरों की अब जांच जारी है और इन्वेस्टिगेशन में तमाम अहम जानकारियां अब मिल रही हैं। आतंकियों के 25 मददगारों से एटीएस ने पूछताछ की है और पता लगाने की कोशिश जाहिर है यह भी की जा रही है कि इन लोगों ने जानबूझकर सब कुछ जानते बूझते इनकी मदद की या फिर अनजाने में। और कानपुर में एक कोचिंग के नाम पर जगह ली गई थी, यह भी जानकारी सामने आई है। जिस बिल्डर ने जगह दिलाई अब उससे भी पूछताछ की जा रही है। और काकोरी के आतंकियों की साजिश को लेकर एक बड़ी खबर। पहले मई में ब्लास्ट की साजिश रची थी, यह भी पता चला है। लॉकडाउन के चलते आतंकियों ने प्लान को टाल दिया था, यह पता चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में लगातार ये बातें सामने आई हैं कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। और अब यह जानकारी मिल रही है कि मई में एक ब्लास्ट की साजिश रची गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते आतंकियों ने प्लान टाल दिया था। उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, अब तक की तफ्तीश में और क्या क्या जानकारियां मिली हैं, क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटीएस ने पुलिस कस्टडी रिमांड ले लिया है दोनों आतंकियों का। हाँ। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन जो पहले जानकारी मिली है कि जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें एक डायरी का भी जिक्र है, जो डायरी उनको मिली है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी गई है कि तौहीद और मूसा दो शख्स को लगातार उनके संपर्क में थे ये टेलीग्राम के जरिए। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग कश्मीर इलाके में की गई थी। और उसी डायरी में इस चीज़ का भी जिक्र है कि किस तरीके से मानव बम बना जाता है, मानव बम बनने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है और कैसे उसको ऑपरेट करना है। साथ ही प्रेशर कुकर बम का कैसे इस्तेमाल होगा और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छिपा करके किस तरीके से मिश्रित आबादी में रहना है और किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी छिपाते हुए रैकी का काम करना है, ये सारी चीज़ों का जिक्र है। साथ ही ये भी जिक्र है तौहीद और मूसा को उसमें पैसे भेजे गए थे जिसके लिए एक जन सुविधा केंद्र का इस्तेमाल किया गया था, उसका भी जिक्र है। और साथ ही साथ ये भी जिक्र है कि कुछ कानपुर से पिस्टल खरीदी गई थी, वहाँ से सिम कार्ड उनको अवेलेबल कराए गए थे और ऐसे में एक बिल्डर को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है जिसने इनको ठिकाना भी अवेलेबल कराया था। अब एटीएस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी जो पूछताछ है वो शुरू कर चुकी है। और इस पूछताछ के तहत बात ये भी सामने आ रही है कि उनको कानपुर, संभल और जम्मू कश्मीर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं जहाँ पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ, हाँ। 2012 में यहाँ पर लैब असिस्टेंट का काम किया करता था मिनाज, और मिनाज ने 2016 में यहीं पर नौकरी छोड़ी थी। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद कुछ दिन उसने कॉस्मेटिक की शॉप की और इसके बाद वो स्लीपर सेल के तौर पर काम करने लगा। और इस दौरान उसने जो इलेक्ट्रॉनिक्स बम है बनाने का है वो भी उसने सीखा था। और उसके लिए ठीक है उमेश, बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं, आपसे बातचीत जारी रहेगी। इस बीच एक और अहम खबर, टीवी9 पर आतंकियों की फंडिंग को लेकर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर में 13 खातों की जानकारी मिली है जहां से लाखों की फंडिंग की गई है। देखिए फंडिंग का स्रोत क्या है, फंडिंग का सोर्स क्या है, इसकी तफ्तीश लगातार चल रही थी। और अब ये तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सारे राज फाश हो रहे हैं। असलहों के लिए 25 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया था, यह पता चला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।